इमरान खान साहब के 3.5 साल इक़्तिदार में फैशिज्म की बदतरीन तारीख कैसे रकम की गई, अब उसकी दास्तानें लोग खुद ही बता रहे हैं। और जुल्फी बुखारी साहब ये कहते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ होता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डीजी आईएसआई होता है। ये इस बात का इकरार है, एतराफ है कि जनरल फैज इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की सहूलतकारी बदरजतम करते रहे हैं। अब वो इंक्वायरी इसलिए इनिशिएट करना पड़ी कि जो डेटा लीक हुआ था वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की एहलिया का डेटा था। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। इमरान खान साहब के 3.5 साल इक़्तिदार में फैशिज्म की बदतरीन तारीख कैसे रकम की गई, अब उसकी दास्तानें लोग खुद ही बता रहे हैं। और ये लोग कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम से ताल्लुक रखने वाले हुकूमती इत्तेहादी नहीं है, बल्कि खुद इमरान खान साहब के अहम रफका, अहम इत्तेहादी रहे हैं। सबसे पहले तो नदीम अफजल चंद साहब का एक स्टेटेड पोजीशन सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के इमरान खान के सफ़ों में शामिल हो गए थे, लेकिन उसके बाद ये इमरान खान को खैरबाद कह के वापस पीपल्स पार्टी में आ गए। पंजाबी में इसके लिए एक बड़ा मशहूर मुहावरा होता है, लेकिन वो मुहावरा मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगा। खैर, नदीम अफजल चंद साहब ने एक पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जनरल फैज़ की मरहून मिन्नत थी। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत में जो भी फैसले होते थे वो जनरल फैज़ ले रहे होते थे। ये मोरलेस वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा चौधरी परवेज इलाही साहब ने दिया था। और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को तो खुद चलने फिरने दिया ही नहीं गया, उनकी तो नैपीज तक चेंज की जाती थी और वो नैपीज एस्टैब्लिशमेंट चेंज करती थी। फिर ऐसा ही स्टेटमेंट आज वी न्यूज़ से बात करते हुए जुल्फी बुखारी साहब ने दिया है। और जुल्फी बुखारी साहब ये कहते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ होता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डीजी आईएसआई होता है। ये इस बात का इकरार है, एतराफ है कि जनरल फैज इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की सहूलतकारी बदरजतम करते रहे हैं। और जनरल फैज ने जब एक स्टेटमेंट दिया एक सहाफ़ी के जरिए से, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान खान साहब के जरिए, और जनरल बाजवा की तरफ से दिए गए तमाम स्टेटमेंट्स को काउंटर करने की कोशिश कुछ इस अंदाज में की कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ओहदा बड़ा पावरफुल ओहदा होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बड़ा एम्पावर्ड होता है और एक डीजीआईएसआई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से पूछे बगैर कैसे सब कुछ कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उसी का काउंटर अब उनके अपने ही चाहने वाले दे रहे हैं। जैसे जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि डीजीआईएसआई ज्यादा पावरफुल ओहदा होता है, जैसे नदीम अफजल चंद कह रहे हैं कि जनरल फैज इमरान खान की सहूलतकारी करते रहे, जैसे चौधरी परवेज इलाही ये कहते रहे कि वो इमरान खान साहब की नैपीज चेंज करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये राज अब कोई राज नहीं है, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ एक नई स्टोरी सामने आ रही है। और हाल ही में जो स्टोरी सामने आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है डेटा लीक की स्टोरी। आपको याद होगा कि नादरा से डेटा लीक हुआ था, उसके बाद आला हुकाम की जानिब से एक्शन लिया गया था। ख़ास तौर पे अस्करी इदारे ने इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और फिर हुकूमत को एक्शन लेकर एक इंक्वायरी इनिशिएट करना पड़ी थी। अब वो इंक्वायरी इसलिए इनिशिएट करना पड़ी कि जो डेटा लीक हुआ था वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की एहलिया का डेटा था। और ये उस वक्त हुआ था जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेर बहस था। अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेर बहस था, उस वक्त ये डेटा क्यों लीक कराया गया? ऑब्वियसली इसका एक खास मकसद था, एक मोटिव था। और वो मोटिव ये था कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका जाए, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 5 जनरल जो है, लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, वो आर्मी चीफ के ओहदे की दौड़ में थे। जाहिर है हर एक की कोशिश ये थी कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो ओहदा होता है, जो भी लेफ्टिनेंट फौज के अंदर आता है, यकीनन उसकी आंखें उसी तरफ होती हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि इतना ताकतवर ओहदा है कि 8 लाख फौज वहीं देखती है जहां आर्मी चीफ देखता है। उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे और वो मंजूर नज़र थे जनरल बाजवा साहब के। एक है जनरल अजहर और दूसरे हैं जनरल फैज़। जनरल फैज़ तो आखिरी दिनों में बाजवा साहब के ब्लू आइड नहीं रहे, लेकिन वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा ब्लू आइड थे और इमरान खान साहब ये चाहते थे कि जनरल फैज़ को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाया जाए। अच्छा, अब जब कोई दाल नहीं गल रही थी और पता ये चल रहा था कि आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे और बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, तो उस दौरान जिसको कहते हैं ना कि जो फेयर प्ले अनफेयर प्ले में बदल दिया गया। यानी बाज़ औक़ात आप ये देखते हैं ना कि आप लूडो की गेम हार रहे हैं, तो आप सारी गोटियां पकड़ के राइट लेफ्ट कर देते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि अब मैं हारने लगा हूं, तो आप चेस बोर्ड ही बिखेर देते हैं। बिल्कुल ऐसी ही भोंडी हरकत इन 2 साहिबान की तरफ से की गई और वो ये की गई कि नादरा के जरिए से जनरल आसिम मुनीर की एहलिया का डेटा लीक कराया गया। उनके फ़ोन नंबर्स निकाले गए, उनके पासपोर्ट नंबर्स निकाले गए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई और बॉर्डर मैनेजमेंट इमिग्रेशन हुकाम के जरिए से देखा गया कि ये कब ईरान को क्रॉस करके गए हैं। यानी खास एक पर्टिकुलर सेक्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई।
और ये इस्टेब्लिश करना था कि ये जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, ये खास सेक्ट को, एक खास फिरके को रिप्रेजेंट करते हैं, अहले तशी हैं, इनका ये अहले तशी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर इनको गंदा करना मकसूद था सऊदी अरब की नज़र में। सऊदी अरब को ये बताना मकसूद था कि जी ये तो आपके बिल्कुल ऑपोजिट सेक्ट से हैं और ये कतन आपको सूट नहीं करेंगे, और दोस्त ममालिक की नज़र में उनको, यानी इंटरनेशनली जो उनका इमेज है, उसको ख़राब करना था। अच्छा, अब ये बातें अनफोल्ड हो रही हैं। अनफोल्ड इस तरह से हो रही हैं कि इस डेटा लीक के जो अहम किरदार हैं, वो सामने आना शुरू हो गए हैं। ऑन ऑन फेस ऑफ इट, यानी सामने तो ये लग रहा है कि शायद कोई जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई डिप्टी डायरेक्टर है नादरा का, शायद वो तमाम लोग इसमें मुलव्विस थे, और हो सकता है कि वही इंतकामी कार्रवाई की भेंट भी चढ़ जाएं। इंतकामी क्या है, ऑब्वियसली दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर एक ब्रिगेडियर साहब, जिनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया था, उन्होंने अपने मातहत 6 अफसरान को तो बली का बकरा बना दिया और खुद उसके बाद अपने ओहदे से रिटायरमेंट देके चले भी गए। लेकिन इसके सारे ताने बाने 2 जर्नैलों से मिल रहे हैं, और एक जनरल फैज है और दूसरे जनरल अजहर अब्बास हैं। अब सवाल बड़ा सादा सा है, क्या इन दोनों जर्नैलों का कोर्ट मार्शल होगा? क्योंकि जनरल फैज से मुताल्लिक तो वाज़ेह तौर पर पता चल गया है और शवाहिद भी सामने आ गए हैं। क्या पाक फौज अपने एक जर्नैल का कोर्ट मार्शल करने के लिए तैयार होगी? क्योंकि सिर्फ जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, अब वही ये बातें नहीं कर रहे कि जनरल फैज इमरान खान के सहूलतकार थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से काम कर रहे थे, बल्कि खुद फौजी हल्के भी कन्विंस हो गए हैं कि वाकई फैज साहब ने इमरान खान को बहुत फैज़याब किया है। लेकिन सवाल वही है, क्या इनका कोर्ट मार्शल होगा? अब बात यह है कि जो फौज का इदारा साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का कोर्ट मार्शल नहीं कर सका, या उनको जो दी गई सजाएं हैं उनको इंप्लीमेंट कराने में आड़े आ गया, हायल हो गया, दीवार बन के खड़ा हो गया, वो जनरल फैज का कोर्ट मार्शल कैसे करेगा? अब जनरल फैज के जो जूनियर है, जो छोटे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, और हमारी इतलात के मुताबिक फौज के अपने अंदर, यानी इदारे के अपने अंदर जो है, वो एक भल सफाई मुहिम जारी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ ये सब डोरियां हिला रहा था, ये जो पुतली तमाशा कर रहा था, क्या वो भी पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? और आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े क्रूशियल है, क्योंकि ये जो इंक्वायरी है, अब ये फाइनल स्टेजेस पे पहुंच गई है, ऑलमोस्ट कंक्लूसिव हो गई है। पता चलाने वालों ने पता चला लिया है कि क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था और कौन लोग कर रहे थे। लेकिन अब ये सिर्फ पब्लिक होना बाकी है। तो देखना यह है कि पब्लिक होती है तो किन-किन लोगों के नाम आते हैं और किन-किन लोगों को सजाएं हो जाती हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के एक और सहूलतकार भी थे, और वो थे जनाब साकिब निसार साहब, बाबा रहमत मरियम नवाज साहब, जिनको बाबा ज़ैमते कहती हैं। और बाबा रहमते किस तरह मौला जट बने हुए थे, अब उनके डसे हुए लोग सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं। एक मारूफ फैशन डिज़ाइनर है महमूद भट्टी साहब, और महमूद भट्टी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जियो न्यूज़ को, और उसमें ये इंकशाफ किया है कि मुझे छोड़ने के लिए, यानी मुझ पर बनाया हुआ केस खत्म करने के लिए 25 लाख रुपए इसलिए ले गए कि वो 25 लाख रुपए डैम फंड में जमा कराए जाएं। यानी मुझे ये कहा गया कि अगर आप 25 लाख रुपए डैम फंड में जमा करा देंगे तो आप पर मौजूद केसेस को खत्म कर दिया जाएगा, और यही हुआ। मैंने 25 लाख रुपए दिए तो मेरी जान खलासी हुई। लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि मेरा बिजनेस भी बड़ी बुरी तरीके से डैमेज हुआ, मेरी बेगम भी मुझे छोड़ के चली गई, और फिर मुझे सोसाइटी के अंदर भी जो है वो डिफेम किया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो कहते हैं कि जिस वक्त मैं कोर्ट रूम में गया तो मेरे साथ हतक अमेज रवैया अपनाया गया। जिस वक्त में हमारे हॉस्पिटल के ऊपर रेड किया जनाब साकिब निसार साहब ने, तो मुझे डाकू कहकर पुकारा गया, और फिर मुझे ये तक कहा कि कोर्ट में जब आओगे तो कपड़े तब्दील करके आना। यानी आप देखें कि एक शरीफ शहरी को, और जिसके पास जो डुअल सिटीजन है, जिसके पास पेरिस की भी नेशनलिटी है, उसको आप क्या इस कैपेसिटी बुला सकते हो, और क्या उसका पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं? क्या आपको जो कंसर्न एम्बेसी है उससे राब्ता नहीं करना था? आप किस कैपेसिटी में पासपोर्ट जब्त करके बैठ गए, और जब आपको ये पता चला कि आपने एरोगेंस की इंतहा कर दी है, हद कर दी है, तो फिर आपने ये रास्ता निकाला कि आप उससे 25 लाख रुपया लें। और 25 लाख, ये कोई प्ली बार्गेन का कानून है? क्या कोई पंचायत है? ये कोर्ट है या पंचायत है या नैब है कि आप 25 लाख रुपया दे के अपनी मर्जी से आप उसको डैम फंड में जमा कराते हो और फिर केस से भी बरी जमा कर देते हैं? ये अनजस्टिफाइड नहीं है। लेकिन क्या करें कि साकिब निसार साहब का दौर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर रहा है, और ये कोई एक मिसाल नहीं है। लाड़काना में जब वो छापा मारते हैं, तो हम देखते हैं कि जनाब एक एडिशनल सेशन जज हैं, उनके कमरे में दाखिल होते हैं और मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, और मोबाइल फ़ोन उठा के उसके मेज़ पे पटक देते हैं कि मोबाइल फ़ोन कल से घर पे रख के आना। मतलब एक एडिशनल सेशन जज है और मातहत अदलिया से है, तो क्या मातहत अदलिया से होना उसका कसूर था? आप उसका मोबाइल उठाते हैं और देके उसको पटक देते हैं उसके टेबल के ऊपर कि कल घर छोड़ के आना। आप एक पागल खाने में जाते हैं, रेड करते हैं, छापा मारते हैं,
और वहां पे बर्तन उठा उठा के मारते हैं कि भाई इन बर्तनों के अंदर आप इनको खाना देते हो। उसके अलावा आप बैठते हैं और बैठ के आप ये बताते हैं कि जी फला एमपीए को ये कहना है, फला को ये कहना है, वो तो मेरे एक दबके की मार है। यानी आप बताते हैं कोर्ट रूम के अंदर बैठ के कि आप कैसे दबका मारते हैं, और आपकी जो एरोगेंस होती है, आपकी टोन होती है, वो इस तरह की होती है कि जैसे कोई बादशाह सलामत आ रहे हैं और कोई डिक्टेटर आ रहा है, जैसे कोई हिटलर आ रहा है। ये सब कुछ हुआ है और लोगों ने फेस किया है। तो वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ भुगता है, अपनी जिंदगियां दांव पर लगाई हैं, अपने सोशल स्टेटस को गंवाया है, अल्टीमेटली वो बोल रहे हैं। तो ये जो फिरौन बने हुए थे खुदा की ज़मीन पे, क्या इन फिरौनों को नकेल नहीं डालनी चाहिए? क्या इनको कोई सेफ पैसेज दे देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जनरल फैज़ हों, वो साकिब निसार हों, वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा हों, वो इवन अशफाक परवेज़ कियानी हों, वो ज़हीरुल इस्लाम हों या फिर अहमद शुजा पाशा हों, क्या इन सब फिरौनों को नकेल नहीं डालनी चाहिए? क्या इनके गिर शिकंजा सख्त नहीं होना चाहिए? क्या इनको इंटेरोगेट नहीं करना चाहिए ताकि कल को आने वालों का, इस तरह के फिरौनों का रास्ता रोका जा सके? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। लेकिन ये इंक्वायरीज जैसे-जैसे अनफोल्ड हो रही हैं, वैसे-वैसे ना सिर्फ इन सहूलतकारों के गिर शिकंजा सख्त हो रहा है, बल्कि इमरान खान साहब के अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट मुरतब हो रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस चार्जशीट के अंदर और कितने नाम शामिल होते हैं। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।